अच्छा, आज के इस लेक्चर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देखने हैं कि जब आप एक डिसर्टेशन जो है वो सबमिट करते हैं, उससे पहले सबमिट करने से पहले कुछ आपने प्रॉपर चीज़ें देखनी हैं, पॉइंट्स देखने हैं, ताकि आपका जो डिसर्टेशन है या थीसिस है वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट है, अकॉर्डिंग टू द मैनुअल है, अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट है, और उसके अंदर तमाम की तमाम मिस्टेक्स जो हैं कॉमन ग्रामर की हैं या स्ट्रक्चर की हैं, ये आपने इंश्योर करनी है, या आपके जो रेफरेंसेस हैं उनको प्रॉपरली आपने इंश्योर करना है कि वो कंप्लीट हैं, और उसके बाद आपने थीसिस को सबमिट करना है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखना है, एक तो ये है कि रेफरेंसेस देखने हैं। आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं इस थीसिस के अंदर या डिसर्टेशन के अंदर, वो इन टेक्स्ट साइटेशन और आपकी जो रेफरेंस लिस्ट है उसके अंदर जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। यानी आपकी टेक्स्ट के अंदर जितने भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशंस के लिए हैं रेफरेंसेस, लिटरेचर रिव्यू के बारे में रेफरेंसेस हैं, आपकी मेथोडोलॉजीज के बारे में रेफरेंसेस हैं, इसी तरीके से आपकी डिस्कशंस के अंदर जितने रेफरेंसेस हैं, आपकी जो कंपैरिजंस के लिए जितने भी रेफरेंसेस यूज़ किए हुए, वो तमाम के तमाम रेफरेंसेस जो इन टेक्स्ट के अंदर हैं, और वो सारे के सारे रेफरेंसेस आपकी रेफरेंस लिस्ट जो है वो उसके अंदर कंसिस्टेंट होने चाहिए। यानी वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये नहीं है कि आपकी ऐसे रेफरेंसेस को जो टेक्स्ट साइटेशंस के अंदर हों लेकिन लिस्ट के अंदर मौजूद ना हों। इसी तरीके से अगर लिस्ट के अंदर हैं तो वो आपकी इनसाइड टेक्स्ट जो है उसके अंदर मौजूद ना हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इस काम को रिजॉल्व करने के लिए सबसे जो बेस्ट वे ये है कि आप कोई भी रेफरेंसिंग टूल जो है वो यूज़ करें। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं, जिसके अंदर इन नोट है, मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, और बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स हैं। तो उनमें बेस्ट जो है वो इन नोट है और मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेंडले डेस्कटॉप को यूज़ करें, क्योंकि ये बिल्कुल इजी टू एक्सेस है, या आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, और अपने रेफरेंसेस को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपका थीसिस सबमिट करने से पहले इंश्योर करना है कि आपके रेफरेंसेस जो हैं वो प्रॉपरली फॉर्मेट हैं। क्यों कि आपका जब भी डिसर्टेशन या थीसिस जो एक्सटर्नल रिव्यूअर्स के पास जाता है, तो उसमें इस बात को इंश्योर किया जाता है कि आपने जितना सपोर्टिंग मटेरियल लिखा है, क्या वो सारे का सारा आपके बैकग्राउंड जो लिटरेचर है उसके अंदर जो प्रॉपरली साइटेड है, और इसी तरीके से क्या वो रेफरेंस लिस्ट के अंदर भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, और जो प्रॉपर फॉर्मेट है रेफरेंसेस का, इसके अंदर हज़ारों के हिसाब से डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशंस की एक अपनी, हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने एक अपना स्टाइल जो है वो मैनुअल के मुताबिक सेट किया होता है। तो आपने फिर उसके मुताबिक ही उसको देखना है, और हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं उनको कैसे सेट किया जाता है। इसके अलावा हमने ये देखना है कि हमारा जो थीसिस है या जो डिसर्टेशन है उसको हमने प्रॉपर टेम्पलेट के अंदर या जो आपका जो मैनुअल है उसके मुताबिक बनाया हुआ है। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और इनकी जितनी नंबरिंग्स हैं वो भी प्रॉपरली कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो टेबल्स हैं और फिगर्स हैं, इनकी कैप्शंस भी जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, ताकि उस कैप्शन या उस टेबल की है या फिगर की है उससे पता चल जाए कि आपका टेबल क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो देखा जाता है थीसिस राइटिंग के लिए, वो है एक्वेशन एडिटर। और नॉर्मली जितने भी इक्वेशंस लिखी जाती हैं आपकी थीसिस के अंदर या डिसर्टेशन के अंदर, उनको प्रॉपर इक्वेशन एडिटर के अंदर लिखना चाहिए। और नॉर्मली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो इक्वेशंस को एक जगह से कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, तो ये एक साइंटिफिकली गुड वे नहीं है। या आप इसको
अपनी उसकी जो पॉलिसी होती है उसकी डिसर्टेशंस की, उसके मुताबिक भी आप उसको प्रॉपरली नई इक्वेशन आपने खुद से लिखनी होती है। तो ये हम भी देखेंगे और हम थोड़ा सा एक तरीकाकार सीख भी लेंगे कि इक्वेशन एडिटर को यूज़ करते हुए कोई भी इक्वेशन कम्प्लेक्स इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। इसके अलावा आपकी जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उनको नंबरिंग करनी लाजमी होती है, क्योंकि आप उन इक्वेशंस को भी साइड कर सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा आपके टेबल्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं और ये भी प्रॉपरली देखना है कि किस फॉर्मेट में आपका थीसिस मौजूद है और आप अपने टेबल्स को अकॉर्डिंगली फॉर्मेट करें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो वो है फिगर्स की क्वालिटीज़, यानी आपने जितनी भी फिगर्स प्रोड्यूस करनी है अपने थीसिस के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो आपकी रिजल्ट्स की फिगर्स हो सकती हैं, वो आपका फ्लो डायग्राम्स हो सकती हैं, वो आपकी स्कीमेटिक्स डायग्राम्स हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स, समटाइम ये होता है कि आप कुछ फिगर्स ऐसी भी होती हैं कि जो आप किसी और थीसिस हैं या आर्टिकल से लेते हैं, तो अगर ऐसे है तो फिर आपने उनको प्रॉपरली साइट करना है, ठीक है, या उनकी परमिशन लेनी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा मोस्टली जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे होते हैं थीसिस के अंदर, तो वो ये है कि स्पेसिंग की जो एरर्स हैं वो होती हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यानी इनलाइन स्पेसिंग जो है, विद इन द पैराग्राफ जो स्पेसिंग है या वर्ड के अंदर जो स्पेसिंग है, उसका ख्याल नहीं रखते, और बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि जो कि जब भी आपका थीसिस या डिसर्टेशन एक्सटर्नल रिव्यू के लिए जाता है तो उसमें इस चीज़ को बड़ा क्रिटिकली देखा जाता है कि ये चीज़ें भी प्रॉपर नहीं की हुई है। और इसी तरीके से जब आपकी फाइनल रिव्यू होकर रिपोर्ट्स आती है तो उनके अंदर भी मोस्टली ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो लिहाजा जब भी कोई स्टूडेंट जो अपना थीसिस सबमिट करे तो उससे पहले ये चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए कि इन चीज़ों को प्रॉपरली करें, और जब भी आपका यानी थीसिस एक्सटर्नल रिव्यू के लिए जाए तो उसमें मिनिमम से मिनिमम जो है वो इस किस्म की एरर्स आएँ। ये ऐसी एरर्स हैं कि जो मोस्टली कॉमन है और ये इनको आप रिमूव कर सकते हैं। टेक्निकल एरर आए तो वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, या कोई सजेशंस या इम्प्रूवमेंट की बात की जाए, लेकिन ये जो कॉमन गाइडलाइंस जो हैं ये फॉर्मेटिंग के मुताबिक इनको आपने दूर करना होता है। इसके अलावा कुछ लैंग्वेज एरर्स भी होती हैं, तो हमने उनको वन बाय वन सब चीज़ों को देखना है, और मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरे पास अभी जो मेरे कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के थीसिस आए हैं उनके अंदर ही मैंने कुछ एरर्स निकाली हैं ताकि उनको रिमूव किया जाए, और इसी तरीके से उनकी करेक्शन भी हो जाएगी, और बाकी जो लिसनर्स हैं ताकि वो अपने थीसिस के अंदर इस किस्म की कॉमन मिस्टेक्स को वो अकॉर्डिंगली दूर कर सकें। अब हम सबसे पहले रेफरेंसेस की तरफ आते हैं। तो रेफरेंसेस के लिए मैं थोड़ा सा एक आपको बताऊंगा कि फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक कॉमन टॉपिक है लंग कैंसर। इसमें यह है कि जो हम साइटेशंस करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास ये एमएलए की साइटेशंस होती है, या एपीए की साइटेशंस है, या शिकागो है, हार्वर्ड है और विंकर है। इसी तरीके से बहुत सारी हज़ारों अदर टाइप्स की साइटेशंस भी है। अब इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? होता ये है कि आपके पास जो भी कोई आर्टिकल होता है, जब आप किसी आर्टिकल को साइट करते हैं तो नॉर्मली उस आर्टिकल के 3, 4, 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या होता है कि उसमें ऑथर लिस्ट होती है, जैसे ये फर्स्ट ऑथर लिस्ट है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये किस साल में पब्लिश हुआ है, ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन होता है, और उसके बाद उसका टाइटल होता है ये द इफेक्ट ऑफ एडवांसेस इन लंग कैंसर्स, और उसके बाद ये जो है ये किस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है, तो ये है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, कामा, और उसके बाद ये है 383, ये उसका वॉल्यूम होता है, और अगर उसका इशू भी हुआ हर साल के अंदर उसका इशू वॉल्यूम और इशू नंबर भी होता है, तो ये 7 उसका इशू नंबर है, और कामा, और ये इसके पेज नंबर्स हैं 640 से लेकर 649 तक। अब ये एपीएस स्टाइल के अंदर यानी ये इसका प्रॉपर हो गया, और आप अपने थीसिस के अंदर जब भी सबमिट करते हैं तो उसमें हर रेफरेंस को वन बाय वन ये इंश्योर करना है रेफरेंस लिस्ट के अंदर कि क्या हर एक रेफरेंस लिस्ट के अंदर जो रेफरेंस है वो कंप्लीट है, यानी उसकी कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है। और उसकी कंप्लीटनेस बेसिकली ये है कि उसमें क्या ऑथर लिस्ट मौजूद है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर क्या है कि किस साल में, जिस साल में वो पब्लिश हुआ है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन मौजूद है। उसके बाद आपने उसमें देखना है कि उसका प्रॉपर टाइटल है, उस जर्नल का नेम है,
ये कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस का नेम है, कॉन्फ्रेंस की लोकेशन है, इसी तरीके से उसका वॉल्यूम और इश्यू और पेज नंबर, ये तमाम चीज़ें इंश्योर करनी है आपने अपने उस थीसिस की रेफरेंस लिस्ट के अंदर। और अगर नहीं है तो इनको कैसे दूर करना है उसका तरीकाकार भी मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। दूसरा यह है कि यही सेम स्टाइल अब ये शिकागो के अंदर चला गया। अब अगर किसी भी स्टाइल के अंदर देखें तो इंफॉर्मेशन आपके पास सेम इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन सिर्फ उनके स्टाइल के अंदर डिफरेंस होता है। लाइक एपीए और शिकागो के अंदर देखें तो इसके अंदर आपके पास एपीए में आपका लास्ट नेम कामा फर्स्ट का फर्स्ट लेटर यानी इनिशियल होता है, जबकि शिकागो के अंदर लास्ट नेम कामा फर्स्ट नेम कंप्लीट होते हैं। बाकी आप ये देखें कि तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन सेम है। इसके अलावा इसमें जो टाइटल है, ये टाइटल डॉट के बाद ये इसका टाइटल आ जाता है और इसको टाइटल में डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जर्नल नेम इसी तरीके से इटैलिक में है और यहाँ भी इटैलिक में है। इसी तरीके से इसका वॉल्यूम नंबर है 383 कामा नंबर 7 से मुराद ये है कि इसका इश्यू नंबर 7 और ईयर इसके अंदर यहाँ लिख लिया है और यहाँ कॉलन है, वहाँ कामा था और ये पेज नंबर्स हैं। और इसी तरीके से अगर इसको हार्वर्ड के अंदर लेके आए तो इसमें सिर्फ ये फ़र्क पड़ जाता है कि यहाँ पीपी यानी पेजेस को पीपी डॉट ये लिख लेते हैं। इसी तरीके से ये वेनकोर है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर यहाँ क्या होता है कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन और साथ उसका मंथ भी लिखा जाता है और उसके बाद प्रॉपर यानी पूरी डेट लिखी जाती है 13 अगस्त 2020। 387 यहाँ सेमी कॉलन है और यहाँ सेमी या कॉलन है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि जब आप कोई रेफरेंसिंग टूल इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंपली उस टूल के अंदर आप कोई भी अपना अप्रोप्रिएट जो रेफरेंसिंग स्टाइल है आप उसको चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपको उसको प्रॉपर फॉर्मेट में दे देगा। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ रेफरेंसेस जो आपके कंप्लीट नहीं होते, तो उनको कंप्लीट करने के लिए बेसिक मैं आपको एक तरीकाकार बताऊंगा कि आप उनको कैसे देखना है। तो सबसे पहले ये समझना है कि रेफरेंसिंग क्या है और रेफरेंसिंग के डिफरेंट स्टाइल क्या हैं। और यानी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके थीसिस के अंदर जितने भी रेफरेंसेस हैं वो इन टेक्स्ट और लिस्ट के अंदर वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी जो टेक्स्ट के अंदर हैं वो लिस्ट में भी मौजूद होने चाहिए और वाइस वर्सा, यानी जो लिस्ट में है तो वो टेक्स्ट के अंदर भी मौजूद होने चाहिए। अब हम एक थीसिस को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक थीसिस है। अब इन टेक्स्ट रेफरेंसेस से क्या मुराद है या रेफरेंस लिस्ट में रेफरेंसेस से क्या मुराद है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें इन टेक्स्ट रेफरेंसेस से ये मुराद है कि ये जैसे हमारे पास टेक्स्ट के अंदर साइड किया हुआ है, ठीक है, और यही रेफरेंस जो आपके रेफरेंस लिस्ट के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास ये एक और रेफरेंस है, ये इसको रेफरेंस लिस्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये आपका रेफरेंस है। अब फर्ज किया कि आप इसको देखना चाहते हैं तो कैसे इंश्योर करेंगे, यहाँ से उसको कॉपी करें, कंट्रोल F करें और उसके बाद आप क्लिक करें। अब ये देखें ब्रे एट अल 2018 और ये है ब्रे एट अल 2018, यानी लिस्ट के अंदर भी मौजूद है और यहाँ पे इनसाइड टेक्स्ट के अंदर भी मौजूद है। इस तरीके से यानी आप 1 बाय 1 हर रेफरेंस को चेक करें। और अगर आपने रेफरेंसेस किसी एक रेफरेंसिंग टूल के थ्रू जो है वो इंसर्ट किए हुए हैं तो उसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें वो मोस्टली जब आप इंसर्ट करते हैं तो वहाँ इंश्योर करना चाहिए कि आप जो लिस्ट में ऐड करते हैं तो वो इन टेक्स्ट में जो ऐड करते हैं तो वो लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले नंबर पे ये है कि इंश्योर करना है कि रेफरेंसेस मौजूद हैं टेक्स्ट वाले में भी और लिस्ट वाले में भी, और दूसरा ये है कि वो कंप्लीट हैं। सेकंड हमने जाना है कि वो रेफरेंस कंप्लीट है या नहीं है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने देखी थी, इसको मैंने चेक किया कि इसके अंदर कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो कंप्लीट नहीं थे और उसमें से मैंने एक रेफरेंस को देखे। और हम अगर कोई रेफरेंस कंप्लीट नहीं है तो हमने इसको कंप्लीट कैसे करना है, इस मेथड को हमने थोड़ा सा लर्न करना है। हम इसके एंड पे जाते हैं जिस जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास एक रेफरेंस है, ये जो चिप मेन रेफरेंस है ये कंप्लीट नहीं था, ठीक है ना। तो इसको मैं चेक करता हूँ कहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब ये देखें कि ये चिप मेन LJ कामांदेस कोई ऑथर लिस्ट हैं 1995
वेवलेट एंड इमेज फ्यून, और उसके बाद 248 से लेकर 251 तक है। यानी इसमें ये आथर लिस्ट है। अब ये पता नहीं है 2 3 4 आथर हैं, 2 हैं 3 हैं, ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि आथर लिस्ट कंप्लीट है या नहीं है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, लेकिन इसमें सिर्फ टाइटल ऑफ द जो पेपर है वो दिया हुआ है, और उसके बाद पेज नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसमें यानी मेन जो हमारे पास कमी है वो किस चीज़ की है कि जर्नल का नेम नहीं है, उसका वॉल्यूम नंबर नहीं है, और इस तरह की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यानी इश्यू नंबर नहीं है। तो इसका ये तरीकाकार है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने इसको यहाँ पे कैसे करेक्ट करना है। तो आप सिंपली इसको यहाँ से इसके टाइटल को कॉपी करें। टाइटल को कॉपी करने के बाद आप इसको गूगल स्कॉलर के अंदर सर्च करें। ठीक है, ये गूगल स्कॉलर है, इसके अंदर आप इसको सर्च करें। ये इसका कंप्लीट इस टाइटल से एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो आपके मेंडले के अंदर ऐड किया हुआ है ये कौन सा रेफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रेफरेंस मौजूद आ गया, लेकिन इसका अगेन कौन सा कंप्लीट लेट अस सी, ये पूरे का पूरा रेफरेंस आना चाहिए। ये मैं इसको पूरे रेफरेंस को सर्च कर लेता हूँ। इसको हमें बेसिकली एक DOI नंबर चाहिए होता है कि जिसके मुताबिक हम इसको सर्च करेंगे। ठीक है, और वेवलेट लेट मी चेक अगेन। ये चूँकि यहाँ से प्रॉपर साइटेड नहीं है तो मैं भी एरर दे रहा हूँ। इसको हम टाइटल और इसके इनके साथ आथर लिस्ट के साथ सर्च करते हैं, क्योंकि ये देखना है कि हमें यही सेम रेफरेंस मिले। ठीक है, और ये बाकी लिस्ट को हम हटा देते हैं। इसका आथर लास्ट नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशंस में भी इसमें आ जाए। इन डिफरेंट वेज हैं, आप इसको जब सर्च करते हैं तो आप सिर्फ एक से नहीं, समटाइम्स ये होता है कि आपको उन चीज़ों पे टाइम लगता है कि आप जब इसको सर्च करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप जो क्वेरी है आप उसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो हम इसकी ट्राई करते हैं कि हमें ये एग्जैक्टली सेम मिल जाए। हम इसको यहाँ से ईयर को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे भी नहीं मिल रहा। ये गूगल स्कॉलर के अंदर है। मे बी अच्छा ये इस वजह से है क्योंकि इसमें वो जो रेंज है ना वो रेंज 2020 की दी हुई है। सॉरी फॉर दैट, 1980। अब हम इसको देखते हैं। ये आ गया। अच्छा, इस मैंने एक किसी आर्टिकल को सर्च किया था 2020 के साथ, तो इस वजह से मैं 2020 से ऊपर देख रहा था। इन्हीं हो हमारे पास ये आ गया वेवलेट एंड इमेज फ्यून। तो ये हमारे पास इसका यानी कंप्लीट रेफरेंस है। अब हम देखते हैं कि मेंडले के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है। बेसिक हमारा टारगेट ये है कि इस रेफरेंस को हम कंप्लीट कैसे करेंगे। तो इसकी हम DOI यहाँ से सर्च करेंगे। ये DOI है, इस DOI को हमने ये जो मेंडले है इसके ऊपर हम देखेंगे। अब ये देखिए कि इनिशियली इसके अंदर इसका जर्नल नेम नहीं है, वॉल्यूम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ें वहाँ पे मिसिंग थी। अब हमने क्या किया कि इसकी DOI तलाश की और DOI को इसके अंदर हमने पेस्ट किया, और अब हम इसको क्या करेंगे, लुकअप करेंगे। तो लुकअप करने के लिए ये इसको मैं दोबारा से रिस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये बात का ये होता है कि अगर एग्जिस्टिंग ये मौजूद हो तो उसको प्रॉपरली सर्च नहीं करता। एनी हाउ दिस इज़ सिंपल वे, हम इसको चेक कर लेते हैं। और ये जो है रेफरेंस इसी तरीके से 1 बाई 1 आपने इन द मेन टाइम ये ओपन हो जाता है, तो मैं इसको दोबारा से पेस्ट करता हूँ। तो ये देखना है कि हर रेफरेंस कंप्लीट है या नहीं है। अब इससे ऊपर वाला ये रेफरेंस है, इसकी ऑथर लिस्ट है, और उसके बाद ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, और ये इसका टाइटल है। इसके अंदर भी इसका जर्नल नेम नहीं है। इसी तरीके से इसके ऊपर ये एक और रेफरेंस है, ये भी इसका ऑथर नेम है, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, और ये उसके बाद इसका टाइटल है, और यहाँ भी जर्नल का नेम नहीं है, और पेज नंबर्स भी नहीं है। ठीक है, ये भी इनकम्प्लीट है।
इसी तरीके से आपके पास ये एक नेक्स्ट रेफरेंस है, इसमें ये ऑथर लिस्ट हैं और ये इसमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन है और ये इसका टाइटल ऑफ दैट आर्टिकल है और उसके बाद ये उसका जर्नल नेम है और उसके बाद ये इसमें उसका वॉल्यूम है, ये इसका इशू है और ये इसमें पेज नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट है। इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट रेफरेंस को देखते हैं और ये रेफरेंस है, ये इसमें ऑथर का नेम है, ये इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ये इसका टाइटल है यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद ये इसके प्रोसेसिंग विद डेटा माइनिंग टेक्निक्स ये आ जाएगा आपके पास। ये जर्नल नेम नहीं, ये टाइटल है, इसमें भी मिसिंग है जर्नल नेम और उसका वॉल्यूम है, इशू है और ये पेज नंबर्स हैं। इसी तरीके से सॉन तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये ओपन हो गया। हम चूँकि अभी जो मेन काम करना है हम पहले इसको करते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि इसके टाइटल से सर्च करना है जो यानी ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है और उसको हमने कंप्लीट कैसे करना है ये हमने तरीका बेसिकली यहाँ पे सीखना है। तो आप इसको सर्च करें यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे ले आए और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये कि चूँकि अभी मैंने ये DOI जो इसके अंदर पेस्ट किया था और ये 10 से स्टार्ट होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब ये देखें कि ये लुकअप करेगा और उसके बाद ये इसने इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ये बेसिकली क्या था, ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स थी, तो उसने कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग भी दे दी और ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी दे दी और उसके पेज नंबर भी दे दिए। तो इसको मैंने कहा कि डिटेल्स ऐसे करेक्ट हैं। और जब आप अपने इस थीसिस पे आएंगे और थीसिस पे आने के बाद आप रेफरेंस सेक्शंस में जाएंगे और यहाँ पे अभी देखना है कि ये वाला रेफरेंस था, ठीक है, चिपमैन, और इस पे मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो अभी ये देखें ये इनकम्प्लीट है और जब मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी इसके अंदर आ जाएगी। तो अब आप ये देखें कि ये रिफ्रेश होने के बाद ये अभी मेनली जो है वो फॉर्मेटिंग कर रहा है और हम देखते हैं कि इसकी फाइनल जो आउटकम है वो क्या आएगी। तो अब आपके सामने ये रेफरेंस आ गया, चिपमैन LJ this 1995 वेवलेट इन इमेज व्यू और प्रोसीडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमेज प्रोसेसिंग 3/248 से 251। तो अब यहाँ ये है कि हमने सिर्फ लिस्ट में देखा कि एक रेफरेंस कंप्लीट नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या काम किया कि हमने सबसे पहले उसका टाइटल जो है वो गूगल स्कॉलर में सर्च किया। गूगल स्कॉलर में सर्च करने के बाद वहाँ से उसकी DOI हमने तलाश किया। उस DOI को हमने इस मेंडले के ऊपर उस टाइटल के अगेंस्ट हमने डाला और हमने लुकअप के फंक्शन पे क्लिक किया और लुकअप के फंक्शन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या हुआ कि वो पूरे का पूरा यानी उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आप दोबारा से अपने थीसिस के ऊपर आएँ और रेफरेंसिंग के अंदर आप जो रिफ्रेश के बटन को क्लिक करें तो वो पूरा रेफरेंस आपका आ जाएगा। तो अब इस तरीके से ये आपका एक रेफरेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इस थीसिस के अंदर जैसे मैंने अभी आपको 3-4 और एग्जांपल बताई हैं, तो ये सारे के सारे रेफरेंसेस इनकम्प्लीट हैं। यानी जब आपके रेफरेंसेस इनकम्प्लीट होंगे, यही थीसिस जब आपका एक्सटर्नल रिव्यूअर के पास जाता है तो वो यही कहते हैं कि आपने इसको थीसिस को देखा ही नहीं है। यानी आप अपने एक छोटे सी रेफरेंसेस की कंप्लीशन नहीं करते। यानी रेफरेंसेस की कंप्लीशन से मुराद ये है कि आपने एक बंदे को साइड किया कि फलां बंदे ने फलां काम किया, लेकिन आपने इसको प्रॉपर साइड किया है, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आपने सिर्फ टाइटल दिया है। तो क्या पता किसी को कि जब आपका हार्ड फॉर्म में होगा कि किसी को क्या पता कि किस जर्नल के अंदर पब्लिश है या किस कॉन्फ्रेंस के अंदर है या उसके पेज नंबर्स वहाँ पे कौन से हैं। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो लिहाजा ये इंश्योर करना कि अपने डिसर्टेशन को सबमिट करने से पहले आपके जो रेफरेंसेस टेक्स्ट के अंदर हैं वो लिस्ट में भी हों और लिस्ट के अंदर जितने भी आपके रेफरेंसेस हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो ये हमारा है कि आपके प्रॉपर रेफरेंसेस हों और रेफरेंसेस कंप्लीशन होने चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम रेफरेंसेस जो हैं वो तमाम स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपने थीसिस के अंदर इनको कंप्लीट करने चाहिए। हमें फॉर्मेट भी पता चल गया। अब हम इसमें एक छोटी सी और बात देखते हैं कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं ये हैं क्या।
इसमें हम जो यूज़ करते हैं APA स्टाइल करते हैं। तो APA स्टाइल जो बेसिकली है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और ये इसका अपडेटेड 7th एडिशन है। तो इनमें सिंपल डिफरेंस ये होता है कि आपके पास लाइक हम कोई रेफरेंस यहाँ से देखते हैं, फर्ज किया ये रेफरेंस है, ठीक है। इस रेफरेंस में आप यानी यहाँ से इसके अलावा ये वाला स्टाइल चूज़ कर लें, सपोज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो ये अब लिस्ट के अंदर और टेक्स्ट के अंदर ये अपना फॉर्मेट दे देगा। यानी ऐसे ही है कि जैसे अभी हमने गूगल स्कॉलर के अंदर देखा था कि 5-6 किस्म के डिफरेंट स्टाइल्स थे, उसमें किसी में यानी अब जैसे शुरू में हमने देखा था तो यहाँ पे आथर लास्ट नेम और एटाल और ईयर ऑफ पब्लिकेशन था, इसमें नंबर लग गया। तो अब नंबर के मुताबिक यही रेफरेंस होगा और यही आखिर में लिस्ट में होगा। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट अदर स्टाइल्स हैं, आप कोई भी दूसरा स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर आपके पास रेफरेंस का स्टाइल होगा, ये आपको आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मैनुअल है, थीसिस मैनुअल, उसके मुताबिक आपको मिल जाएगा। तो ये जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का ये थीसिस मैनुअल है, इसके अंदर वो तमाम गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपका रेफरेंस स्टाइल्स क्या होना चाहिए, और यहाँ पे बताया हुआ कि APA स्टाइल होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब इसको जब आप लिस्ट में देखेंगे तो लिस्ट में अब ये नंबरिंग आपकी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ये लिस्ट में अब ये इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ से आप फर्ज की IEEE स्टाइल चूज़ करते हैं तो ये लिस्ट में अकॉर्डिंगली यहाँ नंबरिंग लग जाएगी। ये नंबरिंग लग गई, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी स्टाइल जो चूज़ करेंगे तो आप उसको इसके मुताबिक यहाँ पे अडाप्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आपको समटाइम्स यानी कुछ स्टाइल वो आपको मिलता नहीं है, यानी उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप ओपन मैंडले करें, गेट मोर स्टाइल्स, आप यहाँ से सपोज IEEE का कोई और स्टाइल यहाँ से इंस्टॉल करना चाहते हैं, लाइक IEEE SCM ट्रांजैक्शन नेटवर्किंग, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अब हम SCM ट्रांजैक्शंस का स्टाइल यहाँ से अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सबसे पहले वो इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल होने के बाद क्या करेंगे, हम इसको स्टाइल को यहाँ से क्या करेंगे, करेंगे। तो अब फर्ज किया कि अप्लाई जब आपने करना है तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से दोबारा करेंगे ओपन मैंडले, और ओपन होने के बाद एक मिनट, ये आ गया। अब यहाँ पे हम ये वाला स्टाइल अभी हमने चूज़ किया था, तो यूज़ द स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड, डन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रेफरेंस जो है वो अकॉर्डिंगली फॉर्मेट हो जाएंगे सारे के सारे रेफरेंसेस। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स। अब हमारे पास देन ये मोर देन वन टाइम ये क्लिक हो गया, दैट्स व्हाई इट्स परफॉर्मिंग मोर देन वंस। हमारे पास फाइनली ये APA स्टाइल आ जाएगा, ये वाला स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये IEEE है और SCM स्टाइल आ गया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमें जो स्टाइल यूज़ करना है वो APA करना है, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट APA स्टाइल में ले आते हैं। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि आप जब आपके सारे के सारे रेफरेंसेस इस ऑटोमेटेड टूल के अंदर यूज़ हों, तो आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आप लिस्ट में 100 रेफरेंस हैं, 1000 हैं, जितने भी हैं वो एक सिंगल क्लिक से चेंज हो जाएंगे, और उनका जो स्टाइल या फॉर्मेट चूज़ करना चाहें तो वो सिंगल क्लिक से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मैनुअल किया हुआ है, अब इसी तरीके से ये एक स्टूडेंट कोई है, इसने ये सारे के सारे रेफरेंसेस मैनुअल दिए हैं। अब मैनुअल में क्या है कि यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। अब इसमें जब चेंजेस लानी हो तो चेंजेस के लिए अगर उसने एक रेफरेंस चेंज किया है तो वो सारे रेफरेंस लिस्ट को चेंज करेगा, मे भी उसके एक दिन पूरा लग जाए। और यहाँ अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू किए हुए ऑटोमेटेड हैं तो सिंपल सिंगल क्लिक से आप उनको चेंज कर सकते हैं। इस वजह से ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके रेफरेंसेस जितने भी हैं वो ऑटोमेटेड होने चाहिए, और यानी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होने चाहिए, और उनकी कंप्लीटनेस भी देखनी चाहिए। अब ये देखें कि इसके अंदर कि जैसे 5-6 रेफरेंसेस दिए हुए हैं और बाकी सारे के सारे मैनुअल हैं, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे ये काम था। दूसरे नंबर पे हम आते हैं फॉर्मेटिंग की तरफ कि फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, और क्या क्या एरर्स
कॉमन एरर्स जो स्टूडेंट्स करते हैं और उन एरर्स को कैसे रिमूव किया जाता है, और अभी इसी थीसिस के अंदर जो स्टूडेंट्स ने एरर की हुई है वो मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अच्छा, इसमें ये है कि पहले नंबर पे ये तो आपका टाइटल है, ये फॉर्मेट के मुताबिक मैनुअल दिया हुआ था उसके मुताबिक उन्होंने टाइटल रखा, ये यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम होता है। उसके बाद इसके अंदर ये, अब ये देखें ये सेशन के बाद स्पेस है दी हुई है, तो ये स्पेस नहीं होनी चाहिए, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कॉलन के बाद स्पेस होती है, और ये बाकी आपकी फॉर्मेटिंग के मुताबिक इंफॉर्मेशन एडेड है, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके पास सर्टिफिकेशन पेज है। उसके बाद ये है आपके पास कंटेंट्स। अब कंटेंट्स आपके सारे के सारे प्रॉपर हों, ऑटोमेटेड हों, और जैसे लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, एक्नॉलेजमेंट है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, ये मेन हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है। तो इसी तरीके से इनकी फॉर्मेटिंग भी ऐसे होनी चाहिए, यानी मेन हेडिंग आपके पास कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब हेडिंग है वो मज़ीद थोड़ी इंडेंट होनी चाहिए, और सब हेडिंग की सब हेडिंग फर्दर इंडेंट होनी चाहिए। तो ये जो भी प्रॉपर आपका फॉर्मेट होगा, गाइडलाइंस होंगी, आप उसको फॉलो करेंगे, और ये थ्रू आउट कंसिस्टेंट हो। लाइक ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये इसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आ गई। इसी तरीके से ये सेकंड चैप्टर है, इसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आ गई हैं, और इसी तरीके से इनके पेज नंबर्स और इनके दरमियान लाइन स्पेसिंग, तमाम के तमाम फॉर्मेट आपके क्या होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद आपकी लिस्ट ऑफ टेबल्स जितने आपने थीसिस के अंदर यूज़ किए हुए उनकी नंबरिंग, और इसी तरीके से आपके पास लिस्ट ऑफ फिगर्स जो आपने यूज़ की हुई हैं और उनकी नंबरिंग। इसी तरीके से आपके पास लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, यानी आपके थीसिस के अंदर यूज़ की हुई है, ताकि कोई एक कॉमन पर्सन भी अगर उसको रीड करे तो यानी कोई अगर एब्रीविएशन उसको पता नहीं है तो यहाँ से एब्रीविएशंस के अंदर आके उसको एकदम से देख के वो देख ले। उसके बाद ये है कि सिंबल्स, लाइक डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं, उनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आपके थीसिस या डिसर्टेशन के अंदर जितनी भी सिंबल्स हैं वो यूज़ हो रही हैं, उनको आप प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करें। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट है। हम बाकी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कॉमन मिस्टेक्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग्स की, लाइक फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे ये फॉर्मेटिंग की मिस्टेक है कि ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर लाइन स्पेसिंग जो है वो डिफरेंट है, और इसके अंदर लाइन स्पेसिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका ये तरीकाकार है कि आप इस पार्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और पैराग्राफ में जाएं, और यह सिंगल है तो यानी इसको हम 1.5 कर देते हैं, तो ये 1.5 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि नॉर्मल आपकी जितनी भी टेक्स्ट है ये फुल्ली जस्टिफाइड होनी चाहिए। अब इस केस में ये देखें कि ये लेफ्ट इंडेंट है, तो ये सेंटर हो जाएगी, राइट इंडेंट, और ये फुली जस्टिफाई है। फुली जस्टिफाई करेंगे तो ये आपके पास फुली जस्टिफाई हो जाएगी। तो आपका पूरा थीसिस जो है वो फुली जस्टिफाई होना चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक्स मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बाद आप और फॉर्मेटिंग स्टाइल हैं, अभी जैसे हमने 1.5 रखा है, बाज़ का ये भी होता है कि आप यहाँ से यानी एक एटलीस्ट ये 12 पॉइंट फिक्स्ड होता है, आप 12 पॉइंट के बजाय इसको 15 पॉइंट करें तो वो 1.5 हो जाएगा। उसके बाद आपकी बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग, इससे ये मुराद है कि इससे पहले स्पेसिंग और इससे बाद स्पेसिंग कितनी हो। बाद का ये भी फिक्स दी जाती है, लाइक हम क्या कहते हैं 6 पॉइंट्स। अब 6 पॉइंट्स जब हम ये करेंगे, इससे ये मुराद होगी कि आपके पास ये पैराग्राफ जब ख़त्म होगा तो इसमें आफ्टर और बिफोर 6 पॉइंट उसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है, यानी ये हमेशा ये किया जाता है कि आपको थीसिस मैनुअल के अंदर बताया जाता है कि आप बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग कितनी रखनी है और लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है। तो ये एग्जैक्टली आप उसको स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ठीक है। एक ये कॉमन मिस्टेक्स जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसको आपने दूर करना है। अच्छा, उसके अलावा कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं कि आपको यहाँ पे मैं एक बात बताऊं कि जब भी आप अपना थीसिस जो है वो ये वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखते हैं, आप इसमें ये करें कि फाइल के अंदर जाके ऑप्शंस के अंदर जाएं, और ऑप्शंस के अंदर प्रूफिंग के अंदर जाएं। प्रूफिंग के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे चेक लिस्ट जो भी डिज़ाइड है आप उनको चेक करें। तो इसमें करेक्टिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स, इसमें यह है कि अगर इसको हम अनचेक करेंगे तो वो यानी ग्रामर को चेक नहीं करेगा। इसी तरीके से मार्क ग्रामर एरर्स, अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो वो ग्रामर एरर को नहीं देखेगा। इसी तरीके से फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड वर्ड्स, इस पर अगर क्लिक नहीं करेंगे तो वो उसको हाईलाइट नहीं करेगा।
चेक ग्रामर एंड रिफाइनमेंट, इस तरीके से शो रीडेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स, और ये सारी की सारी, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चेक्ड होनी चाहिए, और अगर चेक्ड होंगी तो ये हाईलाइट करेगा। और ये मैं आपको अगेन इस थीसिस के अंदर ये बताऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ये कॉमन मिस्टेक्स इसने शो की हुई हैं और स्टूडेंट ने इसको देखा हुआ नहीं है। अगर ये आपकी मिस्टेक्स हैं, जैसे ये आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ये इसके अंदर एक ब्लू लाइन है, आप इस पर राइट क्लिक करें, देखें कि ये क्या कहता है। आउट ऑफ कंट्रोल यानी इनके अंदर डैश डैश कहता है कि ये एक लफ्ज़ है बेसिकली, ठीक है। आप इसको ऐसे दुरुस्त कर सकते हैं। इसी तरीके से इज कंसीडर्ड टू बी, अब इज कंसीडर्ड टू बी इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये कोई डैश लाइन कहता है, इट मीन्स कि इसका कोई अल्टरनेट मौजूद है। आप बजाय इसके इज कंसीडर्ड टू बी उसके अल्टरनेट को यूज़ करें जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आप इसको इज कह सकते हैं, इज कंसीडर्ड टू बी या इज वन ऑफ द मोस्ट। तो अब यानी ये जो हमारे पास ये भी हमने चेक लिस्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी है, तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स जो है आप उसको ऐसे दूर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मिस्टेक्स ये हैं कि जो स्टूडेंट्स बार बार और थ्रू आउट इन द थीसिस करते हैं, और इसमें जैसे प्रोपागेट्स और कामा और फिर ये स्पेसिंग है और फीस्ट्स। अब यहाँ ये जो इस पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ये आपको कह देगा ये, ठीक है। जब ये किया तो ये स्पेसिंग खत्म हो गई है। तो हमेशा जब भी आपके पास डॉट या पीरियड होता है, ये कामा होता है, या सेमी कॉलन या कॉलन, उसके बाद सिंगल स्पेस आप दें, यानी सिंगल टैब प्रेस करें, यानी अगर डबल करेंगे तो ये इस किस्म की मिस्टेक आएंगी। और ये मिस्टेक्स इस थीसिस के अंदर मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन मेनी टाइम्स रिपीटेड हैं। उसके अलावा कुछ ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं। अब ग्रामर मिस्टेक्स ये हैं, लाइक इफ ए पेशेंट हैव, अब पेशेंट हैव नहीं होगा बल्कि हैज़ होगा, ठीक है। तो ये ग्रामर की मिस्टेक है, ये हैज़ उसको दे दिया। उसके बाद ये ऊपर वाली मिस्टेक्स है, ये हमने दूर कर दी। और फिर इसी तरीके से ट्रीटमेंट डिपेंड्स, ठीक है, ये अगेन डिपेंड है। तो ये ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। जब आपने चेक लिस्ट में ऑप्शन में इसको चेक किया हुआ तो वो सारी की सारी ग्रामर मिस्टेक्स वो हाईलाइट कर देगा, और उन ग्रामर मिस्टेक्स को आप प्रॉपरली, यानी अपना थीसिस सबमिट करने से पहले इंश्योर करें कि ये मिस्टेक्स आपने जो है वो दूर की हुई है, ठीक है, रिमूव किया हुआ है। अदरवाइज ये तो कॉमन मिस्टेक्स पता चल रही हैं और आपने इनको दूर नहीं किया। इसी तरीके से रेडियोथेरेपी, अब यहाँ पे देखें ये नहीं, यहाँ कुछ सजेशंस दे रहा है, इट मीन कि वो देख रहा है कि आर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी, और यहाँ पे वो कह रहा है कि इसके बाद काम आना चाहिए। तो ये कॉमन मिस्टेक्स यानी आपको एक सॉफ्टवेयर खुद प्रोवाइड कर रहा है कि आप इनको रिमूव करें, दूर करें, तो ये दूर करनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और मिस्टेक्स हैं, ये आप इनको इस तरीके से दूर कर सकते हैं। और समटाइम्स आप देखें कि कोई जगह कोई मिस्टेक है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इन ऑर्डर टू, इसको भी देखें तो ये जस्ट सिंपल टू इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अच्छा, एक और मिस्टेक जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं थीसिस के अंदर वो ये है कि आपके पास जैसे ये एक रेफरेंस है और यहाँ ब्रेन और ये आगे रेफरेंस दिया हुआ है, और यहाँ ये बेसिकली क्या है कि स्पेसिंग नहीं दी हुई है। तो हमेशा ये है कि इसके दरमियान एक सिंगल स्पेस होनी चाहिए। तो ये आप ये देखें, ये इसने ये वाली एरर जो है वो ख़त्म कर दी ऑटोमेटिकली। तो ये एरर्स आपकी जितनी भी रेफरेंसेस हैं इनको देखें, वन बाय वन देखें। अब यहाँ पे भी ये एरर, सेम एरर है, ये एरर है, ठीक है। तो ये स्पेसिंग, वन स्पेसिंग होनी चाहिए। एक जैसे आपके पास फर्ज किया ये डॉट है, डॉट के बाद अगर एक स्पेस नहीं देंगे तो ये एरर देगा। ये यानी डॉट के बाद भी एक एरर है, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद भी एरर है। और इसी तरीके से जब आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो उसके दरमियान और पिछले वर्ड के दरमियान भी एक सिंगल स्पेसिंग होती है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा और ग्रामर की ये एरर और ये वाली एरर तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो लिहाजा ये इंश्योर करें तमाम स्टूडेंट्स इन एरर को इस तरह रिमूव करने की। इसी तरीके से इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ पे कॉमन लगेगा, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स जो हैं ये थ्रू आउट आप देखें कि इस थीसिस के अंदर पूरा थीसिस भरा हुआ है इन मिस्टेक्स के अंदर। उसके बाद ये सेम एरर है, ये स्पेसिंग की एरर है, ये जो है स्पेसिंग की एरर है, ये स्पेसिंग की एरर, आप इनको अकॉर्डिंगली रिमूव कर सकते हैं ये थ्रू आउट द थीसिस। अच्छा, अब हम इस तरह ग्रामर की एरर और ये कॉमन एरर्स, ठीक है। अच्छा, हम लेट अस सी मोर, हाँ, उसके बाद ये वाली एरर है,
अब सम टाइम ये होता है कि आपके पास ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप से पहले आपकी स्पेसिंग नहीं होती बल्कि बाद में होती है, तो पहले दी हुई है। आप इस पर राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं तो वो आपको सजेशन दे देगा। तो ये इसने एरर को यहाँ से रिमूव कर दिया। ये कॉमन मिस्टेक्स, और यहाँ भी अगेन देखें मिस्टेक है, ये परसेंटेज के बाद ये और यहाँ कामा होना चाहिए, तो ये उसने आपको सजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कम से कम इस किस्म की जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी सारी एरर्स हाईलाइट की हुई हैं। अगेन यहाँ भी क्या है, ये कामा आएगा जिस किस्म की एरर दी हुई है। उसके बाद यहाँ अगेन ये एक वर्ड है, वेब बेस्ड एक वर्ड है, तो ये डैश इसके अंदर होना चाहिए, ये इसने सजेशन दी हुई है, ये एक एरर हमने दूर की है। उसके बाद लैंग्वेज एरर जैसे हमारे पास ये TUMOUR है, ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश चूँकि लैंग्वेज हमने चूज़ की हुई है, अमेरिकन में TUMOR होगा, तो ये TUMOR होगा। ठीक है, तो हम चूँकि ब्रिटिश यूज़ करते हैं तो वैसे इसके अंदर चूज़ किया हुआ था अमेरिकन इस वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर, तो इसमें इसके मुताबिक उसकी सजेशंस दी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से कम्प्लेक्सिटी बेस्ड है, ये एक वर्ड है, इसके अंदर डैश होगा, ये उसने सजेशंस दे दी है। तो लिहाजा ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रिलिमिनरी एरर्स हैं, इनको आप रिमूव करें और फिर अपने थीसिस को सबमिट करें। इसके अलावा दूसरे नंबर पे मैंने ये कहा था कि हम इक्वेशंस की तरफ जाएंगे, और इक्वेशंस को कैसे राइट अप करते हैं वो एक इक्वेशन में आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, और उसके बाद हम टेबल की फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे वन बाय वन। जो जो हमने पॉइंट्स रखे हुए हैं सबको हम वन बाय वन कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब फर्ज किया हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। अब ये इक्वेशंस हैं, जब आप ये देखें कि ये इक्वेशन एडिटर से लिखी हुई है, तो जो भी आपका टीचर है, सुपरवाइजर है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्लिक देखेगा, ये हाईलाइटेड हो जाती है, ये शेडेड एरिया, इट मीन्स कि ये इससे जो टाइप किया हुआ है इक्वेशन एडिटर से। और इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास एक थीसिस है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बड़ी चालाकी शो की हुई है कि ये इक्वेशन टाइप की है, लेकिन अब ये देखें ना, ये ऐसे आ रही हैं, और ये देखें ये कुछ इमेजेस हैं, ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो लिहाजा आपकी तमाम इक्वेशन जो है वो इक्वेशन एडिटर से होने चाहिए। तो इसके लिए यानी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सपोज इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। आप इंसर्ट पे जाएं, सबसे पहले किस पे जाएं, इक्वेशंस पे जाएं, और इक्वेशंस के अंदर इंसर्ट इक्वेशन, अच्छा आई, और उसके बाद के कैपिटल है, और XIYI। अब XIYI ये सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट है, लाइक हमने इसको XI करते हैं, ये हो जाएगा X I और कामा, और इसी तरीके से हम एक और इंसर्ट करते हैं, अब ठीक है, कामा ही आएगा, और सेकंड हमारे पास आ जाएगा एक वाई आई, ये हमारे पास वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई। ठीक है, उसके बाद स्पेस इक्वल टू स्पेस और आई EXP। उसके बाद ये जो है ये पैरेंथेसिस हैं, ये बड़े पैरेंथेसिस हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, ये वाला, ये इसको यूज़ करना है आपको, तो ये करेंगे, वरना वो छोटी सी ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ होती हैं। अब इसके अंदर मज़ीद आपने क्या करना है, अब इसके अंदर क्या देखें, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन आ रही है, सबसे पहले आपने फ्रैक्शन चूज़ करनी है। अच्छा, अब इस फ्रैक्शन में भी ऊपर जो है क्या है, एक -1 है, और फिर ये डबल लाइंस हैं, आई थिंक सो, और इसकी ये उसकी पावर 2 है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चूज़ करेंगे, और इसके अंदर अब हम डबल लाइन्स इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए डबल लाइन आ गई है,
और फिर एक और डबल लाइन, और उसके बाद ये आ गई, इसकी पावर 2 है। और इन डबल लाइन्स के अंदर हमने क्या करना है, एक्स आई कामा वाई आई, यहाँ ये करते हैं। अगेन हमने क्या करना है, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आई कामा कामा, और ये इसी तरीके से आप क्या कर देंगे, वाई आई, वाई आई, ठीक है। तो आई थिंक सो ये डिलीट कर देंगे अभी। बहरहाल ये जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा, और सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर से मुराद ये है कि आपके पास ये है सिग्मा है, सिग्मा से सिंबल आप यहाँ से चूज करेंगे, ये सिग्मा है और ये क्या है, उसका स्क्वायर है। तो तकरीबन आप ये देखें कि मिलती जुलती इक्वेशन हमने टाइप कर लिया। तो ये सिंपल सा तरीक़ाकार है। तो जितनी भी इक्वेशंस आपने लिखनी है वो इक्वेशन एडिटर से लिखनी है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से बता देगा कि इक्वेशन एडिटर से लिखी हुई है या सिंपल लिखी हुई है। उसके बाद तमाम जितनी भी इक्वेशन हैं उनको इक्वेशन नंबर्स देना है, ये लाजमी है। उसके बाद ये कॉमन मिस्टेक्स ग्रामर की है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो फिगर्स हैं। अब फिगर्स लाइक आपके पास ये दूसरे वाला थीसिस में आपको बताता हूँ, फिगर की क्वालिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। अब इसमें कुछ ऐसी फिगर्स हैं कि जिनकी क्वालिटी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो लिहाजा आप जब यही थीसिस एक्सटर्नल रिव्यूअर्स के लिए भेजते हैं तो वो कहते हैं कि ये कैसी फिगर्स हैं जिनकी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम फिगर्स ये आप रीड्रा करें या इनको देखें कि सिमिलरली फिगर्स मौजूद होती हैं और उनको प्रॉपर्ली साइट करें। यानी फिगर एक तो प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरा अगर ये फिगर कहीं और यूज़ हुई है, पब्लिश हुई है, तो उसको आप प्रॉपर्ली साइट करें, उस थीसिस के सोर्स से साइट करें। ये हमारे पास एक नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है जो टेबल्स हैं, टेबल्स की फॉर्मेटिंग जो है वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। अब टेबल की प्रॉपर फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है, और इसके हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल में जो मैनुअल है थीसिस का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें ये टेबल आपका ये इस टेबल के इस तरह का होना चाहिए। तो अब इस फर्ज किया है कि इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इस फर्स्ट वाला है जी, इसकी एक लाइन बिलो लाइन यूज करते हैं, ठीक है। अब ये इसकी हमें सिर्फ इसकी नीचे वाली लाइन चाहिए, बिलो लाइन चाहिए, ठीक है। ये आपकी फॉर्मेटिंग होगी। इस तरीके से यानी आप टेबल्स को और फिगर्स जो हैं इनको प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जितने टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, फिर इनके दरमियान लाइन स्पेसिंग है, फिर इसी तरीके से ये है। अब यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, यहाँ देखेंगे ये सारे के सारे जो हैं ये सेंटर में सेंटर नहीं होने चाहिए, इन सबको क्या होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। जस्टिफाइड फॉर्म में आप लिखें। तो ये कुछ बेसिक इश्यूज थे हमारे पास जो फॉर्मेटिंग के अंदर थे और ग्रामर की मिस्टेक्स और कॉमन मिस्टेक्स थी। यानी इसके अंदर हमने रेफरेंसिंग के कुछ मेथड्स देखे, इनसाइड टेक्स्ट साइटेशंस और रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपका रेफरेंस स्टाइल देखा, रेफरेंस जब कंप्लीट नहीं होता ये इंश्योर करना है। इस तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग है, हेडिंग्स सब हेडिंग्स इसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आपकी कैप्शंस एंड टेबल्स की फिगर्स की वो कंप्लीट होनी चाहिए। इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस एडिटर्स के अंदर होनी चाहिए, इक्वेशन नंबरिंग होनी चाहिए, टेबल की प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, फिगर्स हैं उनकी क्वालिटी
प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरह स्पेसिंग जो है वो वर्ड्स के दरमियान लाइन स्पेसिंग, सारी की सारी स्पेसिंग आपकी प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रामर की कॉमन एरर्स, यानी जो प्लूरल्स की जगह मोस्टली या सिंगुलर्स की जगह यूज़ होते हैं, ये ज़्यादा एरर्स होती हैं, कामा की एरर्स होती हैं, ये एरर्स जो आपकी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह ग्रामर की एरर्स हैं, ये सारी की सारी एरर्स जो हैं वो आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए यानी हमारे पास जो थीसिस मैनुअल है, इसकी गाइडलाइंस हैं, इसके अंदर ये तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग की गाइडलाइन, स्ट्रक्चर की, पेज की, टाइटल्स, ये आपके पास आ जाता है। थीसिस का जो मेन टाइटल पेज है उसका फॉर्मेट बताया हुआ है, सर्टिफिकेशन का पेज है, इसका एक टेम्पलेट आपको दिया हुआ है। इसी तरीके से सुपरवाइजरी कमेटी है, इसका टेम्पलेट आपको दिया हुआ है, और तमाम के तमाम। तो इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपना जो डिसर्टेशन है उसको फाइनल लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो है वो इस तरह के रेलिवेंट आर्टिकल्स